नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। एथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एथेनॉल की जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो एथेनॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं। ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसके अंदर आप कुछ भी डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में, क्योंकि बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना। टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, बहुत सारे टॉनिक्स हो गए, इन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एथेनॉल जो है वो वाटर में भी सॉल्युबल होता है, हर प्रोपोर्शन में। कम डाल दो, ज़्यादा डाल दो, हर प्रोपोर्शन में ये क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। अब जो आपका अल्कोहल होता है या एथेनॉल होता है, इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर आप लेते हो तो क्या कॉज करता है, ड्रंकनेस कॉज करता है, ठीक है। और हालांकि ये प्रैक्टिस जो है कंडेम्ड है, लेकिन फिर भी यूज़ की जाती है। लेकिन जो आपकी प्योर एथेनॉल होती है, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं, वो बहुत लीथल होती है ना। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में जो आपकी अल्कोहल एथेनॉल प्रेजेंट होती है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो प्योर एथेनॉल होती है, प्योर एथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो बहुत ही लीथल होती है, ठीक है। लीथल यानी कि जो आपकी डेथ कॉजिंग होती है, ठीक है। तो प्योर एथेनॉल हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, हम लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं जिसमें आपकी कम अमाउंट ऑफ एथेनॉल डाली जाती है, ठीक है। और ये कम अमाउंट की एथेनॉल भी ड्रंकनेस कॉज करती है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल का, उससे काफ़ी सारे उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या करता है, ये रिएक्ट भी करता है, ठीक है। अब ये सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है एथेनॉल, तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करता है, यानी कि एक तरह का सॉल्ट फॉर्म करता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है उसको भी रिलीज करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एथेनॉल है, इसमें जो H है ना, यहाँ पर ये जो H है, ये सोडियम इस H की जगह पे आके लग जाता है, ठीक है। और ये H जो है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। और ये क्या बन गया, बाकी का ये बन जाता है सोडियम इथॉक्साइड, यानी कि सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देने के लिए करता है एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी प्रोवाइड करता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इथीन भी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, जब ये जो आपका एथेनॉल है ना, ये एथेनॉल हम इसको हीट करते हैं 443 केल्विन पे। 443 केल्विन पे हम इसको हीट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में। ये जो H2SO4 है ना, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये एक डिहाइड्रिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से अल्कोहल के अंदर जितना भी वाटर था वो क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेट हो जाता है एथेनॉल, उसमें से वाटर निकल जाता है, और बच क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ इथीन बच जाता है, ठीक है। और वाटर सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे आपका क्या बन जाता है, एथेनॉल से इथीन बन जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जब हम एथेनॉल को 443 केल्विन हीट करते हैं। तो वो इथीन प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, कि जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये डिहाइड्रिंग एजेंट होता है, और वाटर को ये रिमूव कर देता है एथेनॉल में से, ठीक है। पूरा वाटर जो है डिहाइड्रेट कर देता है ये एथेनॉल को। अब ये जो अल्कोहल है, ये लिविंग बींग्स को अफेक्ट भी करती है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करती है, जब हम एथेनॉल को कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटीज़ में, जब हम इसको यूज़ करने लग जाते हैं, कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, प्लस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है तो हमारे साथ क्या होने लग जाता है, हमारे साथ ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उसमें लैकनेस आ जाती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, ड्रॉजीनेस होने लगती है, हमारी जो नॉर्मल इनिबिशंस है वो भी अफेक्ट हो जाती हैं, वो भी लोअर हो जाती हैं। फाइनली हम स्टपर हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है, जो इसको कंज्यूम कर रहा है, उसको तो काफ़ी अच्छा लगता है, उसको रिलैक्स फील होता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसका जो सेंस ऑफ जजमेंट है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो सब
अफेक्ट हो रहा है, वो सब इम्पेयर्ड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक मेथनॉल भी होता है, ठीक है। मेथनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वो बहुत लीथल होता है, ठीक है, डेथ कॉजिंग होता है। मेथनॉल जो है वो डेथ कॉजिंग क्यों है? क्योंकि जब हम मेथनॉल को कंज्यूम करते हैं तो लीवर में जाके मेथनॉल जो है वो मेथनल में कन्वर्ट हो जाता है, मेथनल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मेथनल है ये क्या करता है, जो हमारी सेल्स है ना उसके प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है उसको। अब ये जो मेथनॉल है इसके अलावा ये भी हमारे ऑप्टिक नर्व्स को अफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है। सिस एथेनॉल जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स थे वो उसको मिसयूज़ करने लग गए थे, है ना, उसको पीने के लिए वो यूज़ करने लग गए। तो मिसयूज़ से प्रिवेंट करने के लिए इसको डीनेचर्ड किया गया, ठीक है, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल बनाया गया। अब डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, एथेनॉल में थोड़ा सा अमाउंट मेथनॉल का डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो मेथनॉल जो है वो क्या है, लीथल है, वो बहुत पॉइजनस है ना। तो ताकि उसको कंज्यूम ना करे लोग, इसलिए उसको डीनेचर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और ये अब आप यहाँ पे देखो इसका ओइक एसिड आ रहा है पीछे नेम में ना, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड किस में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि जो आपके इथेनोइक एसिड है वो किससे बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। इसके अलावा जब हम वाटर में एसिटिक एसिड यानी कि जो इथेनोइक एसिड है उसको 5 to 8% हम अगर वाटर में मिला दें तो आपका विनेगर बन जाता है, ठीक है, विनेगर जिसको हम प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन होता है। और ये विंटर में क्या करता है, जो आपका इथेनोइक एसिड है ये फ्रीज हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है विंटर में, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपके ये इथेनोइक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये आपके वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए हम इनको कंज्यूम भी कर पाते हैं। ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसलिए इनको कंज्यूम नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड जो है वो भी क्या करता है, कुछ रिएक्शन शो करता है। सबसे पहली रिएक्शन ये क्या शो करता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टर फॉर्म करने की रिएक्शन। एस्टर क्या होता है, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो बहुत ही फ्रेग्रेंट होता है। अब ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये कैसे अकर होती है या कैसे ये फॉर्म करता है एस्टर। एक एथेनोइक एसिड को जब हम एथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि अल्कोहल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड आपका एथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड को हमने एथेनॉल के साथ यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, तो आपका क्या फॉर्म होता है, तब आपका एस्टर फॉर्म होता है। ये जो है ये आपका एक एस्टर है, और एस्टर के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी बनता है। यहाँ पे आप इस रिएक्शन को क्लियरली देख सकते हो। जब हम एसिड को यानी कि एथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ यानी कि एथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, एस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। एस्टर जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ठीक है। और क्या रिलीज होता है, और वाटर भी एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। क्या होता है यहाँ पे, ये जो आपका एथेनोइक एसिड है यहाँ से ये H जो है वो रिमूव हो जाता है, और यहाँ से ये जो आपका OH है अल्कोहल में से, एथेनॉल में से OH जो है वो हट जाता है, एथेनोइक एसिड में से ये जो आपका लास्ट वाला H है ये हट जाता है। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। यहाँ पे ये जो बाकी का सामान रह गया एथेनोइक एसिड का, जैसे कि CH3COO ये जो है, और CH3CH2 ये मिलकर क्या बना देते हैं, ये आपका एस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका एस्टर होता है, जो कि हमें पता चला है कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसको यूज़ हम किस में करते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी एस्टर को वापस से
अल्कोहल बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक एल्कली है, यानी कि एल्कली के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम एस्टर को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास से अल्कोहल वापस बन जाएगा और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है? एस्टर। इस एस्टर को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया? अल्कोहल बन गया और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कैसे बना है? ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है C2H5 है ना, ये क्या करेगा? ये OH के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका अल्कोहल बन जाएगा, एथेनॉल। ये जो आपका CH3COO है, इसके साथ सोडियम जो है वो अटैच हो जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा? आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसी रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी सोप फॉर्म हो गई है ना? अब आपकी सोप होती क्या है? सोप होती है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन है उसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो है वो ऐड हो जाता है, मतलब दोनों में से कोई भी ऐड हो जाता है, जैसे कि सोडियम अटैच हो गया या पोटेशियम सॉल्ट अटैच हो गया, तभी हम उसको सोप बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो CH3CONA, यानी कि ये जो CH3COO है, ये क्या है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसी में आपका सोडियम जो है वो अटैच हो गया, तो यानी कि क्या बन गया? आपका सोप बन गया। नेक्स्ट इज, अब ये जो आपका इथेनोइक एसिड है ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी कि बेस के साथ भी रिएक्शन शो करता है। अब ध्यान दो, इथेनोइक एसिड क्या है? एसिड है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। सेम एसिड यहाँ पर भी होगा। ये है आपका एसिड, इथेनोइक एसिड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। इस सॉल्ट को हम सोडियम इथोनेट या फिर सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा जो इथेनोइक एसिड है ये आपका कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, और इनके साथ रिएक्ट करने पर जो एथेनोइक एसिड है वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है ना। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा था? वो फॉर्म कर रहा था सॉल्ट एंड वाटर, है ना। यहाँ पे जो आपका कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिया है तो यहाँ पर और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? मतलब सॉल्ट और वाटर तो है ही, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन, एथेनोइक एसिड है उसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सेम एज इट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म होगा? सेम यहाँ पर आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, है ना। आपने देखा होगा घर में भी हम सोप भी रखते हैं, डिटर्जेंट्स भी रखते हैं, तो हमारे पास ये सोप और डिटर्जेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोप क्या होती है? सोप होती है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है, जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है, उसमें जब सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट लग जाते हैं तब हम उसको सोप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट होते हैं जब सल्फोनिक एसिड की चेन में सोडियम सॉल्ट लग जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है? फैटी एसिड की चेन है और मतलब जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं सोप में। डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड की चेन होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सोप होती है वो नेचुरल ऑयल्स और फैट से बनती है, लेकिन जो आपके डिटर्जेंट है वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। जो आपकी सोप होती है ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती, है ना, तभी हमें डिटर्जेंट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती सोप, और जो डिटर्जेंट्स हैं वो आपके हार्ड वाटर में भी आराम से काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो सोप है ये हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ये स्कम फॉर्म कर देती है। ठीक है, स्कम फॉर्म कर देती है।
अब ये स्कम जो है वो कैसे फॉर्म होता है, जो हार्ड वाटर होता है ना उसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सोप होती है ये क्या करती है, ये रिएक्ट कर जाती है इनके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से स्कम फॉर्म हो जाता है। लेकिन डिटर्जेंट्स जो हैं ये स्कम फॉर्म नहीं करते, ठीक है, ये आराम से वर्क करते हैं हार्ड वाटर में भी। ये जो आपकी सोप है ये क्या है, हार्ड वाटर में लेस अफेक्टिव है, लेकिन जो आपके डिटर्जेंट्स हैं ये सभी तरीके के वाटर में अफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर हम बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करें तो सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल होती है और इको फ्रेंडली होती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल ऑयल्स और फैट से बनी है ना। लेकिन जो आपके डिटर्जेंट्स हैं ये पेट्रोकेमिकल से बने हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट, अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट अगर हम बात करें तो जो सोप है ये लेस पोल्यूटिंग है, लेकिन जो आपके डिटर्जेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, और डिटर्जेंट में आपको दिखाया वॉशिंग पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अब क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले सोप का स्ट्रक्चर, है ना, कि एक सोप मॉलिक्यूल दिखता कैसे है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक सोप के मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। अब इसके नेम को देखो, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डर, है ना। तो जिस पार्ट को वाटर से डर लगता है ना, जो वाटर रिपेलिंग होता है, उसको हम टेल बोलते हैं। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है, जो आपके CH3 CH2 ऐसे करके रहता है ना, वो आपके यहाँ पे होते हैं, इस जगह पे। इसके अलावा जो आपका COONA होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें, इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर लविंग है, फिलिक मीन्स लविंग, तो जो वाटर लविंग पार्ट होता है उसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। और उस हेड में आपका COONA प्रेजेंट होता है, और ये जो आपका हाइड्रोफोबिक है इसमें आपका CH3 CH2 ऐसे करके आपकी लॉन्ग चेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस जगह पे, ठीक है। और जो आपका COONA यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो ये पार्ट हेड होता है, ठीक है। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है, ये नॉन पोलर होता है, इसमें पोल्स नहीं होते, ठीक है, इसमें आयंस नहीं होते। तो ये क्या करेगा, ये ऑयल और ग्रीस की तरफ जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल और ग्रीस को, डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये पोलर नहीं है। लेकिन ये जो आपका COONA है ना, ये पोलर होता है और आयनिक होता है। आप देख सकते हो इसमें आयंस हैं, है ना, माइनस पॉजिटिव, इसमें आयंस है, पोलर है। तो ये क्या करता है, ये वाटर की तरफ भागता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीसल्स। अब ये मीसल्स कैसे बनते हैं, ये सोप मॉलिक्यूल से ही बनते हैं, है ना। जब बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरीके से, जिसमें उनके जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो अंदर की साइड रहते हैं, सभी सोप मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की साइड रहते हैं, इंटीरियर रहते हैं, ठीक है। और जो उनके हाइड्रोफिलिक है वो बाहर की साइड पे रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो जो सर्कल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ये क्या रहेगा, ये सरफेस पे रहेगा यानी कि बाउंड्री पे रहेगा, और हाइड्रोफोबिक को अंदर की साइड रखेगा। अब ये जो हाइड्रोफोबिक है ना, ये ऑयल और ग्रीस डर्ट के साथ ये अपने आप को अटैच करेगा, जैसे आप ये देख रहे हो येलो कलर का ऑयल ड्रॉप लेट दिखाया गया है, इसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है हाइड्रोफोबिक। अब जो पार्ट बाहर की साइड पर है यानी कि जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, और उस ऑयल और डर्ट को पुल आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मीसल बोलते हैं, जब बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं और जो उनका हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की साइड रहता है, ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की साइड रहता है, ठीक है। इसी को हम मीसल बोलते हैं, एक क्लस्टर सा बना लेते हैं।
अब अगर हम क्लेंजिंग एक्शन की बात करें, सोप के क्लेंजिंग एक्शन की बात करें, तो कैसे होती है क्लेंजिंग? जो मीसल्स होते हैं ना, है ना, ये जो अभी हमने मीसल्स देखे, यही क्लीनिंग करते हैं। कैसे? ये जो मीसल्स हैं, मीसल्स के सेंटर में क्या अरेंज हो जाता है? ऑयल और डर्ट। मीसल्स के सेंटर में ऑयल और डर्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है। मतलब जो भी ऑयल है, ग्रीस है, मीसल्स उसको क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, सेंटर में पकड़ते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल को पकड़ लेता है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो सरफेस पे रहता है, बाहर की साइड रहता है, ठीक है। उसके डर्ट के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं ये सोप के मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर देते हैं और मीसल्स बना देते हैं, ठीक है। और उन्हीं मीसल्स के सेंटर में क्या रहता है? जो डर्ट है, जो ऑयल है, जो ग्रीस है, वो वहाँ पे रहता है। मीसल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हैं, यानी कि उस वाटर के अंदर ही रहते हैं, उसको कोलॉइड बना के रखते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट नहीं होते, नीचे नहीं बैठते, उसी वाटर के अंदर ही क्या रहते हैं? उसी सॉल्यूशन के अंदर कोलॉइड फॉर्म में रहते हैं। और जब हम रिंस करते हैं तो वहाँ से मीसल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि वो लाइट को स्केटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन है, वो हमें कैसा दिखता है? क्लाउडी दिखता है। देखो कैसे होती है क्लेंजिंग। ऐसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑयल और डर्ट के पास आते हैं। ये जो आपको डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ऑयल है, ठीक है। तो बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, कौन से एंड आते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड। वो ऑयल के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। वो ऑयल के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स आते हैं और उसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं? मीसल्स फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जो ऑयल है डार्क ब्लू कलर का, वो सेंटर में आ गया है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, वो उस ऑयल को पकड़े हुए है ना, वो उसको ग्रिप करता है। और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की साइड पे है, ठीक है। इस तरीके से आपका मीसल बन जाता है। अब ये इसी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। जब हम रिंस करते हैं कपड़ों को तो क्या होता है? उसमें मीसल्स जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो क्लेंजिंग एक्शन क्या रहता है सोप मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले जो वाटर के अंदर सोप को डिसॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से मीसल्स फॉर्म होते हैं, है ना, यानी कि सोप मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर फॉर्म होते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो मीसल्स क्या है? जो सोप मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर है ना, उसको हम मीसल्स बोलते हैं। जिसमें कि टेल जो है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है, वो क्या करती है? वो डर्ट के साथ अटैच हो जाती है, डर्ट, ऑयल, ग्रीस सब के साथ अटैच हो जाती है। और जो हेड है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है, वो क्या करता है? वो वाटर के साथ अटैच होता है ना, और हाइड्रोफोबिक एंड को अंदर रखता है, खुद बाहर रहकर। फिर ये डर्ट को कैसे रिमूव करते हैं? जब हम वाटर से रिंस करते हैं, सेल्स उस डर्ट को, ऑयल को लेकर चले जाते हैं।